हेलो स्टूडेंट, ड्रीम्स कुनू ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। देखिए, आज हम पढ़ रहे हैं राजस्थान के प्रमुख राजवंश। ये जो टॉपिक है ये आपके थर्ड ग्रेड रीट और सेकंड ग्रेड के सिलेबस में बहुत अच्छे से मेंशन किया गया है स्टूडेंट। और यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। यहाँ से पूछे गए क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में आए हैं उनको आधार बनाते हुए हम आपकी कक्षा 10 की जो राजस्थान का इतिहास एवं कला संस्कृति है उसके चैप्टर में दिए गए जो राजस्थान के प्रमुख राजवंश हैं उनसे संबंधित सारे फैक्ट क्लियर करेंगे। देखिए, क्वेश्चन उठाने का मेरा एक ही मकसद था कि अगर आप क्वेश्चन को देखकर आगे बढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि आपको कहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। और अगर आप 9 और 10 की इसी सत्र में चलने वाली पुस्तक हैं उनका अध्ययन करें तो क्यों करें। अगर आप क्वेश्चन देखेंगे तो पाएंगे कि आपके जो आरबीएस या फिर एनसीईआरटी में राजस्थान से संबंधित चलने वाली पुस्तकें होती हैं उनसे लगभग 80% क्वेश्चन आपको पूछ लिए जाते हैं स्टूडेंट। इसलिए ये पुस्तकें आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज के टॉपिक की ओर। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। पहला ही क्वेश्चन आपके सामने है स्टूडेंट कि पृथ्वीराज रासो पुस्तक के लेखक हैं। देखिए स्टूडेंट, ये जो क्वेश्चन है इससे आप अनभिज्ञ नहीं है, क्योंकि ये आपको इतनी एग्जाम्स में पूछ लिया गया है कि ये हर स्टूडेंट को आता है कि पृथ्वीराज रासो पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो देखिए, ऑप्शन है आपके सामने चंद्रबरदाई, गौरीशंकर, हीराचंद ओझा, सीवी वेधे। बताइए स्टूडेंट, आपके सामने जो क्वेश्चन है उसका आंसर क्या होगा। तो देखिए, आंसर होगा चंद्रबरदाई। थोड़ी सी व्याख्या देख लेते हैं आपके चैप्टर के अकॉर्डिंग क्या दिया गया है। देखिए स्टूडेंट, चंद्रबरदाई ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ पृथ्वीराज रासो में राजपूतों की उत्पत्ति है वो अग्निकुंड से बताई है। चंद्रबरदाई ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ पृथ्वीराज रासो में राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से बताई है। तो देखिए स्टूडेंट, ये क्वेश्चंस के रूप में आपको पूछ लिया गया है कि चंद्रबरदाई ने राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से बताई है। तो ये जो जानकारी है हमें कौन सा ग्रंथ देता है, पृथ्वीराज रासो देता है। दूसरा क्वेश्चन आपको ऐसे भी पूछ लिया गया स्टूडेंट कि राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से किसने बताई है, तो चंद्रबरदाई ने। चलिए बढ़ते हैं आगे। आबू पर्वत पर निवास करने वाले विश्वामित्र, गौतम, अगस्त्य तथा अन्य जो ऋषि थे वो धार्मिक अनुष्ठान करते थे। अनुष्ठानों को राक्षस हड्डी और मलमूत्र डालकर क्या करते थे, अपवित्र कर देते थे। वशिष्ठ मुनि ने इनसे निपटने हेतु यज्ञ कुंड में 3 योद्धा उत्पन्न किए जो परमार, चालुक्य और प्रतिहार कहलाए। किंतु जब ये तीनों भी रक्षा करने में असमर्थ सिद्ध हुए तो वशिष्ठ ने चौथा योद्धा उत्पन्न किया जिसका नाम चौहान रखा। चंद्रबरदाई के अनुसार इस तरह राजपूतों की उत्पत्ति मुनि वशिष्ठ द्वारा अग्निकुंड से की गई है। तो देखिए स्टूडेंट, आपके लिए यहाँ ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कौन मानता है कि राजपूतों की उत्पत्ति है वो अग्निकुंड से हुई है, तो चंद्रबरदाई। जानकारी कहाँ से मिलती है, तो पृथ्वीराज रासो से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए स्टूडेंट, राजपूतों को विदेशियों की संतान किसने माना है। राजपूतों को विदेशियों की संतान किसने माना है, जेम्स टोड एम स्मिथ ने, गोपीनाथ शर्मा ने, डॉक्टर DR भंडारकर ने, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। राजपूतों को विदेशियों की संतान मानने वाले थे जेम्स टोड एम स्मिथ। कौन थे, जेम्स टोड एम स्मिथ। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। जेम्स टोड के अनुसार राजपूत शक अथवा सीथियन जाति के क्या हैं, वंशज हैं। जबकि स्मिथ ने राजपूतों को किसकी संतान बताया है, हूणों की संतान बताया है। अगर आप सेकंड ग्रेड के स्टूडेंट हैं, अगर आप सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो ये फैक्ट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं स्टूडेंट कि जेम्स टोड के अनुसार राजपूत शक अथवा सीथियन जाति के वंशज हैं और स्मिथ ने राजपूतों को हूणों की संतान बताया है। चलिए बढ़ते हैं आगे। उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ तथा उनके आसपास का क्षेत्र क्या कहलाता था। तो देखिए, उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, इनके आसपास का क्षेत्र है वो मेवाड़ कहलाता था। देखिए स्टूडेंट, बहुत बार आपको ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आपको वर्तमान जो जिले हैं वो दे दिए जाते हैं और इनके प्राचीन नाम पूछ लिए जाते हैं। तो वर्तमान जो उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ वाला जो क्षेत्र है ये प्राचीन समय में मेवाड़ कहलाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने स्टूडेंट, बप्पा रावल का वास्तविक नाम क्या था। तो देखिए, बप्पा रावल हैं, उनका वास्तविक नाम था कालभोज। ये क्वेश्चन आपको पूछ लिया गया है स्टूडेंट और इसके जो फैक्ट हैं ये आपके कक्षा 10 में चलने वाली पुस्तक से लिए गए हैं। तो देखिए, बप्पा का वास्तविक नाम क्या था, कालभोज था। बप्पा कालभोज की क्या थी, उपाधि थी। यानी जो आप बप्पा रावल देखते हैं ये जो बप्पा है ये इनकी क्या थी, उपाधि थी। ये जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, तो राज प्रशस्ति से। राज प्रशस्ति के अनुसार बप्पा ने 1734 ईस्वी में चित्तौड़ के शासक मानमोरी को हराकर चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। एकलिंग जी गोहिल वंश के क्या थे, कुल देवता थे। बप्पा की राजधानी क्या थी स्टूडेंट, नागदा थी। इतिहासकार जो है सीवी वेधे, उन्होंने इसकी तुलना है वो चार्ल्स मार्टेल से की है। यानी बप्पा रावल की चार्ल्स मार्टेल से तुलना किसने की है, सीवी वेधे ने की है। तो ये फैक्ट आप अगर सेकंड ग्रेड के विद्यार्थी हैं तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं आगे।
मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखित रचना का नाम। तो देखिए स्टूडेंट, ये जो फैक्ट है, ये क्वेश्चन है, ये आपको बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया गया है कि मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखित रचना का क्या नाम है, तो वो है पद्मावत। क्या है? पद्मावत। क्योंकि इसके बारे में आपने जो पद्मिनी वाली स्टोरी है वो काफ़ी सुनी होगी कि रावल रतन सिंह है, उस पर आक्रमण करने का एक कारण मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखित पद्मावत में रानी पद्मिनी को बताया गया है। चलिए थोड़ी सी व्याख्या कर लेते हैं। 1540 ईस्वी में मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखित पद्मावत में अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ आक्रमण का कारण रावल रतन सिंह की पत्नी पद्मिनी को प्राप्त करना भी बताया गया है। रावल रतन सिंह है, उनका कार्यकाल था स्टूडेंट 1302 से 1303, यानी उन्होंने 1 वर्ष ही शासन किया था। पिता का नाम था समर सिंह और रतन सिंह के समय दिल्ली का सुल्तान था, वो कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। अगर आप सेकंड ग्रेड के विद्यार्थी हैं तो आपको ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं स्टूडेंट कि रावल रतन सिंह के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी। कि गोरा और बादल किसके सेनापति थे? तो वो थे रावल रतन सिंह के। तो व्याख्या कर लेते हैं थोड़ी, चैप्टर में आपके जो दिए गए हैं फैक्ट उनको देख लेते हैं। गोरा बादल रतन सिंह के वीर सेनानायक थे जो अलाउद्दीन खिलजी से संघर्ष करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। इस युद्ध में रतन सिंह भी वीरगति को प्राप्त हुए और उधर पद्मिनी के नेतृत्व में चित्तौड़ का पहला जौहर हुआ। इस प्रकार 26 अगस्त 1303 ईस्वी को चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी का क्या हो गया? अधिकार हो गया। ये जो डेट है ये स्टूडेंट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ को कब जीता? तो 26 अगस्त 1303 को। और एक क्वेश्चन ये भी आपसे पूछा जा सकता है स्टूडेंट कि चित्तौड़ का पहला जौहर कब हुआ? तो 26 अगस्त 1303 को। किसके नेतृत्व में हुआ था? तो पद्मिनी के नेतृत्व में। चलिए बढ़ते हैं आगे। एक ये जो फैक्ट है ये भी आपसे पूछ लिया गया स्टूडेंट कि अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का नाम बदलकर क्या रखा था? खिजराबाद। अलाउद्दीन के आक्रमण के समय रणथंभौर का शासक कौन था? देखिए स्टूडेंट, आपके जो फैक्ट आ रहे हैं वो हमीर चौहान यानी हमीरदेव चौहान से संबंधित अगला क्वेश्चन आपके लिए है। अलाउद्दीन के आक्रमण के समय रणथंभौर का शासक कौन था? तो हमीर चौहान था, रतन सिंह था, भीम सिंह था या फिर नतीपाल था। ये जो क्वेश्चन है स्टूडेंट ये आपको सेकंड ग्रेड की एग्जाम में पूछा गया है। अगर आप सेकंड ग्रेड के विद्यार्थी हैं तो आप अच्छे से देख लीजिए, हमीर चौहान आपके सिलेबस में है। और अलाउद्दीन के आक्रमण के समय वो रणथंभौर का शासक था, वो था हमीर चौहान। कौन था? हमीर देव चौहान। अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण किया क्योंकि, ये क्वेश्चन आपको सेकंड ग्रेड एग्जाम में पूछ लिया गया है। क्यों किया था? कारण क्या था? राणा की सेना मजबूत थी या फिर सुल्तान के विद्रोहियों को शरण दी गई थी या फिर राणा ने युद्ध की पहल की थी या फिर जलालुद्दीन ने आदेश दिया था। तो देखिए स्टूडेंट, अगर हम हमीरदेव चौहान को पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि अलाउद्दीन खिलजी के जो विद्रोही एक सेनानायक था वो किसके शरण में आ गया था? हमीरदेव चौहान के। और अलाउद्दीन खिलजी ने विद्रोहियों को वापस मांगा तो हमीरदेव चौहान ने विद्रोहियों को अलाउद्दीन खिलजी को देने से मना कर दिया। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि सुल्तान के जो विद्रोही थे उनको शरण दी गई थी, किसके द्वारा? हमीरदेव चौहान के द्वारा। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब थोड़ा हमीरदेव चौहान के बारे में जान लेते हैं कि रणथंभौर का हमीर चौहान 1282 से 1301 इनका पीरियड है। सिसोदा ठिकाने के जागीरदार हमीर ने 1326 ईस्वी में चित्तौड़ पर क्या किया था? हमीरदेव चौहान ने चित्तौड़ पर कब अधिकार किया था स्टूडेंट? तो हमीरदेव चौहान ने 1326 ईस्वी में चित्तौड़ पर क्या कर लिया था? अधिकार कर लिया था और गोहिल वंश की क्या की थी? पुनः स्थापना की थी। देखिए स्टूडेंट, आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जब रतन सिंह यानी 1301 ईस्वी में पद्मिनी वाली स्टोरी हम पढ़ते हैं, वहाँ पे रावल शाखा का जो अंतिम शासक था वो था रतन सिंह। और उसी गोहिल वंश की जो पुनः स्थापना है वो किसने की थी? हमीर ने की थी। और ये जो वंश है वो किस नाम से जाना गया? सिसोदिया वंश के नाम से जाना गया था। हमीर को मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है। देखिए स्टूडेंट, ये आपसे पूछा जा सकता है कि किसको मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है? तो हमीर को मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है। राणा हमीर को विषम घाटी पंचालन की संज्ञा राणा कुंभा की कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में दी गई है। तो देखिए स्टूडेंट, ये आपसे पूछा जा सकता है कि राणा कुंभा की कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में हमीर को क्या कहा गया है? तो विषम घाटी पंचानन। हमीर अपने पिता जेतर सिंह के कौन से संतान थे? तो तीसरे पुत्र थे। देखिए आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी पुस्तक के यानी कक्षा 10 की राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति से संबंधित आपका चैप्टर है वो लेकर आएंगे। इसमें जो राजवंश दिए गए हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे और साथ में जो क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं पीछे के एग्जाम्स में उसमें चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।